जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी में स्वागत है। इनसाइट एकेडमी द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री के जीके की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम एमसीक्यू लगा रहे हैं। इसमें पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने वैदिक काल और सिंधु काल से संबंधित एमसीक्यू लगा करके देखे हुए हैं। आज से जो चालू करेंगे हम वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल को चालू करने के पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए कि इनसाइट एकेडमी द्वारा आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के जीके संबंधित एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित वीडियो भी आप चैनल में जा करके एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चालू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम महाजनपद काल को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका इसमें समेकित करने के लिए इसमें देखेंगे आप कि एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। तो अगर आप मैच करेंगे तो गांधार की राजधानी अगर आप देखेंगे तो गांधार, जो कि आज के लगभग पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ता है, अगर उस समय के हिसाब से देखें और आज की परिस्थितियों के हिसाब से मैच करें तो उसकी राजधानी क्या होती थी? तक्षशिला होती थी। ठीक है। दूसरा सूरसेन की राजधानी क्या होती थी? एक तरीके से मथुरा। ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे वत्स की राजधानी क्या होती थी? आपके कौशाम्बी। ठीक है। और चौथा है कौशल। तो कौशल की राजधानी क्या होती थी? आपकी श्रावस्ती। तो अगर इसके हिसाब से जाएं तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है आपका, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है? हर्यक वंश के किस शासक को, आपका जो एक तरीके से पाटलिपुत्र वगैरह की स्थापना जो होती है, या आपका एक तरीके से पाटलिपुत्र का जो इतिहास है पूरा, ठीक है, वो कहाँ से चालू होता है? आपके हर्यक वंश से ही चालू होता है। ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और कुणिक किसको कहा जाता था? उसके पुत्र अजातशत्रु को कुणिक नाम दिया गया है। किसमें? बौद्ध साहित्यों में। फिर है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? जस्ट अभी प्रश्न हमने डिस्कस किया कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास चालू होता है पूरा हर्यक वंश से ही चालू होता है। यहाँ पे प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने करी थी। किसने? उदयन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक है जिसके टाइम पे क्या हुआ था? आपका सेकेंड बौद्ध काउंसिल का आयोजन हुआ था। ठीक है। और उसको उपनाम क्या दिया गया? काकवर्ण नाम दिया गया है। तो कौन था आपका? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। वो किस वंश का था? शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है। अगला है आपका कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। 322 के आसपास वो यहाँ से बाहर वापस लौटता है भारत से और बेबीलोन पहुँचता है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बेबीलोन में उसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सिकंदर महान एवं पोरस की या राजा पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर महान और राजा पुरु की जो सेना थी, झेलम नदी के दोनों किनारों पर थी। झेलम नदी के उस तरफ किनारे में, मतलब पश्चिम तरफ के किनारे में सिकंदर की सेनाएं थी, और झेलम नदी के पूर्वी किनारे पर किसकी थी? राजा पोरस की सेनाएं थी, पोरस महान की सेनाएं। ठीक है। तो ये झेलम हो गया। फिर आता है, किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल कौन सा कहलाता है? महाजनपद का काल कहलाता है। प्रथम नगरीकरण का काल क्या है आपका? सिंधु सभ्यता का काल है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नगर उभर करके आते हैं। कौन कौन से बहुत बड़े बड़े नगर? हप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सभी। द्वितीय नगरीकरण में आपके कौन से नगर उभर के आते हैं? आपके यहाँ पे मथुरा, काशी, पटना नहीं, पाटलिपुत्र कायदे से उसका पुराना नाम हो गया है ना। ये सभी नगर उभर करके आते हैं। तो इस दौरान जो आपके पॉटरी मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है? उत्तरी काली पॉलिश्ड मृदभांड मिलते हैं। ठीक है। उत्तरी काली पॉलिश्ड मृदभांड मिलते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है आपका कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ मतलब आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ। ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मतलब जो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो इसमें क्या कहा गया था? उसको भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। फिर था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है?
अवंतिका। अवंतिका क्या था? 16 जनपदों में से एक महाजनपद था। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है। फिर है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। ठीक है। तो मौर्य वंश के जस्ट पहले पाटलिपुत्र में किस वंश का शासन था? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका नंद वंश का शासन था, या नंद वंश बोल सकते हो, या उस महापद्मनंद के नाम से भी जाना जाता है उसको कभी कभी। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब सिकंदर का हमला हुआ देश में, जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारतवर्ष में, तब यहाँ पे पाटलिपुत्र का या भारत का शासक कौन था? बड़े स्तर पर एक बात करें तो उसका शासक कौन था? आपका धनानंद था। इसी नंद वंश का एक शासक धनानंद यहाँ का शासक था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? ग्रीक या यूनानी शासकों ने अग्रमीज या जेंड्रमीज किसको कहा है? तो जस्ट अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, धनानंद के बारे में, उसको उन्होंने क्या कहा है? अग्रमीज कहा है या जेंड्रमीज कहा है। फिर है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। इसमें डायरियस वगैरह ने आक्रमण किया था। ठीक है। किसने किया था आक्रमण? डायरियस ने। फिर आता है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने किया था। किसने? ग्रीक्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीक्स ने किया था। ठीक है। तो पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। ठीक है। फिर है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या छत्रप बनाया था? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, किसने बनाया, किस ईरानी शासक ने हमला किया था? डायरियस ने। तो किसने बनाया इसको? डायरियस ने बनाया था। डायरियस को यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? दारे बाहु प्रथम। ठीक है। तो क्या प्रश्न था आपका कि ये जो डायरियस था किस वंश का शासक था? हाकमानी वंश का शासक था। इसने भारत के भूभाग को जीता और उसको एक छत्रप के अपने साम्राज्य का 20वां छत्रप घोषित कर दिया। ठीक है। तो कौन था? डायरियस था। फिर है हाडास्पस या वितस्ता, जिसका नाम क्या है? झेलम। हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया झेलम नदी के बारे में कि झेलम नदी के पश्चिमी तट पर सिकंदर की सेना एकत्रित हुई थी और पूर्वी तट पर पोरस महान की सेना एकत्रित हुई थी। किसके लिए? वितस्ता के युद्ध के लिए। किसके लिए? वितस्ता के युद्ध के लिए, हाडास्पस के युद्ध के लिए, झेलम के युद्ध के लिए। ये तीनों नाम हमने जो लिए झेलम के ही नाम है। झेलम तो बोलते ही हैं, उसके अलावा उसको वितस्ता बोलते हैं प्राचीन उसमें ग्रंथों में, और हाडास्पस बोला गया था उसको ये ग्रीकों द्वारा। ठीक है, यूनानियों द्वारा। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि हाडास्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? जस्ट अभी हम पूरा डिस्कस ही कर रहे थे, पता ही चल गया आपको कि सिकंदर महान और पोरस महान के बीच में, राजा पोरस के बीच में। फिर है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सीधी सी बात है, अभी जस्ट हम लोग को ऊपर प्रश्न में दिया हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 बीसी में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। 323 ईसा पूर्व में वो यहाँ से वापस जाता है और 323 ईसा पूर्व में उसका देहांत हो जाता है। कहाँ? बेबीलोन में। अगले प्रश्न में आपको फिर से मैच द फॉलोइंग के लिए दिया हुआ है। इसमें क्या है आपका प्रश्न क्या है कि एक तरफ आपके शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका वंश दिया हुआ है। देखो बिंबिसार यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट हमने डिस्कस किया था जब प्रश्न इस सीरीज को चालू किया अभी आज के वीडियो को, कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपका बिंबिसार था। तो बिंबिसार का क्या हो गया? एक हो गया। दूसरा क्या है? कालाशोक। कालाशोक के बारे में जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसको क्या बोलते थे? काकवर्ण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? काकवर्ण भी बोलते हैं। जिसने क्या करवाया था? द्वितीय बौद्ध काउंसिल का आयोजन करवाया था। तो किस वंश का हो गया? आपके शिशुनाग वंश का हो गया। फिर कौन आता है? आपका महापद्मनंद। तो महापद्मनंद नाम में उसके नंद है तो नंद वंश का हो जाएगा। और फिर आते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार किस वंश के हो जाएंगे? आपके मौर्य वंश के हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर जाएं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। अगला प्रश्न है आपका अगेन मैच द फॉलोइंग के लिए कि एक तरफ आपके महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरा आज का उनका जो संबंधित क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र, वो दिया हुआ है। जैसे आपके यहाँ पे क्या है? मगध। मगध आपको बहुत अच्छे से पता है कि मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? पटना का। तो ये आपका पाटलिपुत्र, पटना, गया यहाँ के जिले हो गए। दूसरा क्या है आपका? वत्स। वत्स आपको पता है कहाँ का रीजन पड़ता है? कौशाम्बी का आसपास का रीजन। तो क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से इलाहाबाद, प्रयागराज। फिर है कौशल।
कौशल में आपको पता है भगवान राम कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। भगवान राम कहाँ के राजा थे? आप पढ़ते होंगे, कौशल के राजा थे। तो मतलब कौशल क्या हो गया आपका? अवध का क्षेत्र हो गया। फिर आता है अवंती। तो अवंती तो आपको पता ही उज्जैन, और उज्जैन कहाँ है? मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है आपका, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। किसने बनाई थी इसको? बिंबिसार ने बनाई थी राजधानी। बाद में इसी वंश का, बिंबिसार के वंश का मतलब हर्यक वंश का एक शासक होता है उदयन, जो क्या करता है? पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसकी राजधानी परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। दूसरी राजधानी क्या थी? और जो प्रमुख राजधानी बनी रहती है हमेशा के लिए, वो पाटलिपुत्र या पटना थी। फिर है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? जस्ट अभी हमने पूरा डिस्कस किया उसके बारे में। वो कौन था आपका? उदयन था। फिर है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची दो जगह उपलब्ध है। एक जगह क्या है आपका? भगवती सूत्र, और दूसरा जगह क्या है आपका? अंगुत्तर निकाय। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना नहीं आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। तो भगवती सूत्र आपके जैन धर्म का ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय आपके बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया है, अंगुत्तर निकाय आपकी पाली भाषा में लिखा गया है। दोनों का महत्व किस चीज के लिए है कि यहाँ पे 16 महाजनपदों के नाम दिए हुए हैं, उनके क्षेत्र दिए हुए, उनकी राजधानियां दी हुई हैं। फिर है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जस्ट हमने ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद की थी, और जब सिकंदर महान यहाँ पे आक्रमण करते 326 BC में, तो यहाँ पर धनानंद का शासन चल रहा होता है। और उस समय धनानंद के शासन को या धनानंद को पदच्युत करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं आचार्य चाणक्य की मदद से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? ठीक है, तो मगध समाज का जो उदय हुआ तो किस सदी में हुआ था, हमसे यहाँ प्रश्न है। तो कब हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। ठीक है, कब? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ईसा से 600 वर्ष पूर्व। और अभी हम जो ये सब सिकंदर महान वगैरह की बातें कर रहे हैं, ये ईसा से 300 वर्ष पूर्व की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिकंदर महान के 300 वर्ष पूर्व ही क्या हो गया था? इसका उदय हो गया था। फिर है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कारण यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से कारण थे यहाँ पे देख लेते हैं, सभी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र में धनन का शासन चल रहा था। पहाड़ी इलाकों में सबका अलग अलग शासन चल रहा था, कहीं पुरस राज करने, कहीं कोई राज कर रहा, कहीं कोई राज कर रहा। पूरा भारत खंड खंड क्या था? बटा हुआ था। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। बिल्कुल सही पॉइंट है, उसकी सेना श्रेष्ठ थी, ट्रेंड थी युद्ध के लिए, वो विश्व विजय पर निकला था। ठीक है, तीसरा कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है कि उसको सत्ता के सुख में डूबे हुए यहाँ के शासकों ने क्या किया? उसका सहयोग किया, पल पल में सहयोग किया, पग पग में सहयोग किया। फिर है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। बिल्कुल सही बात कर सकते हैं हम कि अगर वो चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, अपने सेना को मैनेज कर पा रहा है, तो हाँ एक अच्छा प्रशासक था। और इन सभी पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ? उस यहाँ पे भारत में उसको थोड़ी बहुत सफलता मिली, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। देखो, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 326 में आक्रमण करता है, 323 में वापस चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता उसको, 3 साल, लगभग 2.5-3 साल में ही। फिर है अगला प्रश्न आपका, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4, है ना। फिर है अगला प्रश्न आपका कि मैच द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है? एक तरफ आपके दिए राजा, दूसरी तरफ क्या दिया है? उनका राज्य। तो प्रद्योत दिया हुआ यहाँ पे। तो प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो प्रद्योत अवंती के राजा थे। अच्छे से याद रखिएगा, प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। प्रद्योत जब बीमार होते हैं तो प्रद्योत के इलाज के लिए आपके पाटलिपुत्र से वैद्य भेजे जाते हैं। प्रद्योत को क्या हुआ था? आपके एक तरीके से पीलिया हो गया था। ठीक है, उसके इलाज के वैद्य भेजे जाते हैं। उन वैद्य जी का नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था? आचार्य जीवक। तो ऐसी चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर है उदयन। उदयन तो अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया। उदयन किस वंश के शासक थे भाई? आपका हर्यक वंश के शासक थे। तो सीधी सी बात है, कहाँ पे राज कर रहे होंगे? मगध में राज कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका प्रसन्नजीत।
तो प्रसन्नजीत आपके कहाँ के थे? कौशल के राजा थे। अजातशत्रु आपके मगध के। उदयन कहाँ के हो गए? आपके वत्स के हो गए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। फिर आता है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तब ये जो अभिलेखीय साक्ष्य आपका जो मिला वो कहाँ से मिला है? आपके कलिंग में मिला है, जहाँ पे क्या किया गया था? कलिंग में नहर खोदी गई थी। ठीक है, ऐसा उन साक्ष्यों से वर्णित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था? जिस चीज़ को तो हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पहला ईरानी आक्रमण हुआ किसके टाइम पे हुआ था? डायरियस के आक्रमण के टाइम में हुआ था। ठीक है, किसके? डायरियस के टाइम पे आक्रमण हुआ था। उसने भारत के कुछ भूभाग को, भारत के उत्तर पश्चिमी कुछ भूभाग को उन्होंने क्या कर लिया था? अपने नियंत्रण में ले लिया था। फिर है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो मगध के राजा अजातशत्रु का वैशाली गणराज्य के साथ वज्जी संघ के साथ क्या रहा है? सदैव विरोध बना रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के राजा किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था, तथा महाशिला कंटक, बोले तो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया वज्जी संघ के साथ हमेशा विरोध किसका बना रहता था? अजातशत्रु का बना रहता था। तो अजातशत्रु ने ही वज्जी संघ के खिलाफ सबसे पहले रथ मूसल और महाशिला कंटक का क्या किया था? प्रयोग किया था। रथ मूसल मतलब ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार लगा हो, और महाशिला कंटक मतलब क्या हो गया? पत्थर फेंकने वाला हथियार हो गया। ठीक है, जैसे आज की तारीख में क्या होते हैं आपके रॉकेट लॉन्चर होते हैं। रॉकेट लॉन्चर क्या होते हैं? आप लगातार क्या उस मशीन से वो निकलते रहेंगे, रॉकेट निकलते रहेंगे। वैसे ही क्या होगा उस टाइम पे? पत्थर को रॉकेट मान लो, और कोई एक ऐसी मशीन जो बार बार पत्थर फेंक रही है ना। फिर आता है भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब से चालू हुआ था? तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से ही चालू हो गया था। उस समय मुद्राओं के अलग अलग रूप होते थे। फिर है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कौन कौन है यहाँ पे राजा? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसन्नजीत। प्रश्न है कि इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पे जो बुद्ध के समकालीन थे वो कौन थे? अजातशत्रु और प्रसन्नजीत। कौन थे? अजातशत्रु और प्रसन्नजीत। यहाँ पे जो तीसरे व्यक्ति हैं वो हैं बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार कौन थे? मौर्य वंश के शासक थे, अशोक महान के पिता थे। और जब बिंदुसार का जन्म हुआ तब उसके पहले ही बहुत पहले उनका क्या हो चुका था? निधन हो चुका था भगवान बुद्ध का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करते बिंदुसार की जगह बिंबिसार की, तो वाकई फिर बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसन्नजीत तीनों क्या हो जाते? बुद्ध के समकालीन हो जाते। फिर है छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लग गया था। हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब पहले प्रश्न लगाए थे, आप पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कांसे का प्रयोग हो रहा था। बाद का जो काल आता है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वहाँ से क्या होता है? लौह का प्रयोग चालू होता है, और वो लौह का प्रयोग छठी ईसा पूर्व तक आते आते बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, और उस लौह के प्रयोग से क्या हुआ? लोगों ने अपना भूमि विस्तार किया। भूमि विस्तार कैसे हुआ? लोह का प्रयोग से। तो जुताई वगैरह होने लग गई, खेती वगैरह होने लग गई, पेड़ काटने लग गए तो जमीन का विस्तार होने लग गया, उपज वाली भूमि मिलने लग गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? पूरा नगर उभर के आए। फिर है अगला प्रश्न कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवा को किस प्रकार के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था प्रसन्नजीत के टाइम पे कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रसन्नजीत को क्या होने पर? पीलिया होने पर, बीमार होने पर क्या भेजा था? जीवा को कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था प्रसन्नजीत के इलाज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना लिया था? किस शासक ने अवंती को जीत करके उसको कहाँ मिला लिया? अवंती महाजनपद को पूरा पूरा कहाँ मिला लिया? मगध महाजनपद में मिला लिया। तो वो कौन था आपका? शिशुनाग, नागवंश का शासक शिशुनाग। फिर है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग राज्य, अंग महाजनपद। ठीक है, वही अंग महाजनपद जिसका शासक किसी समय में कौन हुआ था? राजा कर्ण हुए थे, महाभारत वाले कर्ण, है ना। तो यहाँ पे है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो वो कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के।
फिर है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं किया था, तो किसने नहीं किया था, किस राज्य का नहीं किया था, काशी का। फिर आता है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। काशी गणराज्य और लिच्छवी गणराज्य, काशी और लिच्छवी गणराज्य का जो विलय है मगध साम्राज्य में, उसने किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। तो अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। अवंती को किसने जीता, शिशुनाग ने, ठीक है, और विलय कर दिया। उसके बाद आता है कि आपका ये जो था, किस मगध सम्राट ने क्या कर दिया था, अंग राज्य का विलय कर लिया था। ठीक है, तो अंग राज्य का विलय किसने किया, आपके बिंबिसार ने किया था। फिर क्या आता है आपका कि काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। फिर है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पहले दिया हुआ है कि पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ऐसा नहीं है, मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने करी थी। ठीक है, फिर है, और वैसे भी ये पुराणों में वर्णित नहीं है। दूसरा, महापद्मनद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक एवं इकराट की उपाधि प्रदान की। देखो ये जो उपाधि दी हुई है बिल्कुल सही दी हुई है, ये उपाधि किसकी ही थी, आपके महापद्मनंद की ही थी, पर उपाधि के संबंध में जो कार्य दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ये बात गलत है। तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। ठीक है, अगला है कि गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र में वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां थी। नहीं, ऐसा नहीं है। गिरिव्रज और राजगृह एक ही चीज होती थी, बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनती है, वैशाली कभी राजधानी नहीं बनती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, कोई नहीं सही होगा आपका चौथा स्टेटमेंट। फिर है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर किसका शासन चल रहा था, आपके धनानंद का। और धनानंद किस वंश का शासक है, नंद वंश का। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था। इस चीज को तो आप समझ चुके हैं कि आपके यहाँ 16 महाजनपद थी, उन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी वो आपकी क्या थी, मगध। वही आपका यहाँ पे प्रश्न था। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। ईरान का जो आक्रमण हुआ भारत पर, उसका प्रभाव किन किन रूप में आपको मिलेगा। पहला है खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, बिल्कुल सही बात है। आपके इसके ईरानी आक्रमण के प्रभाव के बाद में देखेंगे तो आपका जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं, तो अशोक के अभिलेख आपको अधिकांश अभिलेख तो किस में मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, पर बहुत सारे अभिलेख आपको किस में मिलेंगे, आपके खरोष्टी लिपि में भी मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, बिल्कुल सही बात है। फिर ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली बाद में आगे बढ़ती चली जाती है, जिसको आपके कुषाण तक अपनाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। गोल गुंबजाकार जो आकृति होती है आर्किटेक्ट में, उसका प्रचार हुआ। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति होती है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति आपको इवन मौर्य काल तक में देखने को मिलती है, जब वहां पे मेगास्थनीज लिख के जाता है अपनी पुस्तक इंडिका में, क्या लिख के जाता है कि अशोक के चारों ओर उसके संरक्षण के लिए स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। तो वहां तक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से अगर जाएं तो इस 5 के 5 ऑप्शन क्या है, सही है। फिर है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, नहीं था, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई ये 3 तो है, एक नहीं है। कि इस आक्रमण पर भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। जब आक्रमण हो गया, वो वापस चला गया, तो उसके बाद भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। फिर है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हुआ यहाँ से। वो तो वापस चला गया, पर यहाँ पे उसने अपने क्षत्रप नियुक्त कर दिए जो लंबे समय तक यहाँ पे शासन करते हैं, जिसमें एक प्रमुख क्षत्रप कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। और आगे आने वाले समय में ये प्रणाली आगे बढ़ती रहती धीरे धीरे। फिर है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना करके स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पे उसने कई उपनिवेश स्थापित किए थे, जिसमें एक क्या नाम आता है, बुकाफेला नाम का उसने उपनिवेश स्थापित किया था। ऐसे कई सारे उसने उपनिवेश स्थापित किए थे। ठीक है, बुकाफेला आपको याद रखना है।
और चौथा ऑप्शन है कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। हमसे पूछा था कि प्रभाव नहीं है, तो डी कोई प्रभाव नहीं दिखा। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अच्छे से याद रखिएगा, नहीं थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मगध। मगध में गणतंत्र नहीं था, मगध में क्या था, राजतंत्र था। हमने तो पढ़े ना कि आपका हर्यक वंश हुआ, नाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, मौर्य वंश हुआ, ये जो सभी वंश हैं क्या है, राजवंश है ना ये तो। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किसे सेनिया अथवा नियमित सेना कहा जाता है, या किसने स्थापित करी थी नियमित सेना रखने वाला। ठीक है, तो कौन था, बिंबिसार। नियमित सेना रखने वाला पहला शासक कौन था, बिंबिसार था। फिर आता है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता था, आपके महापद्मनंद को कहा जाता था, जिसने क्या है, महाछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। महाछत्रांतक मतलब जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला हो, महाछत्रांतक। ऐसा माना जाता है कि जो नंद परिवार के जो लोग थे, नंद वंश के जो शासक हुए, महापद्मनंद, धनानंद और उसके भाई लोग जितने भी हुए, वो सभी क्षत्रिय नहीं थे, वो कभी क्या सभी क्या थे, सेन थे। ठीक है, फिर आता है डैरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीत करके उसे ईरान का 20वां क्षत्रप बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसने बनाया था इसको, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग को अपना क्षत्रप, डैरियस ने। पर यहाँ प्रश्न क्या है कि कितना राजस्व वसूलता था वहाँ से, तो कितना राजस्व वसूलता था, 360 टैलेंट। टैलेंट उस समय क्या होती थी, यूनानी मुद्रा होती थी। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या है आपके, नियार्कस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस। गलत क्या है आपका, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये इतिहास की रचना का जो शुरुआत हुआ, इतिहास लेखन का जो कार्य शुरुआत हुआ, हेरोडोटस से ही माना जाता है। ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। ठीक है, अगला आता है आपका महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था। तो महाजनपद काल में जो श्रेणियों का संचालन होता है उसको क्या कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे। अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, 2019 में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है गृहपति का अर्थ क्या होता है, गृहपति का अर्थ क्या होता था, धनी किसान। क्या बोलते थे, धनी किसान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सुमेकन के लिए। इसमें सुमेकन में क्या बोलते हैं कि एक तरफ आपका यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, एक तरीके से पदनाम दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ उनका परिचय दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पहला अष्टकुलक। तो अष्टकुलक कौन होता था, परामर्शदात्री संस्था होती थी। क्या होती थी, परामर्शदात्री संस्था होती थी। फिर आता है महामात्र। महामात्र कौन होते थे, उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। महामात्र कौन होते थे, उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। फिर आता है बलि साधक। बलि साधक कौन होता था, तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। कौन होता था, किसानों से टैक्स वसूलने वाला अधिकारी। और फिर आता है शुल्काध्यक्ष, ये उसी क्या बोलते थे, सौल्किक। तो ये क्या होता था, शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला व्यापारी होता था। शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो इसके हिसाब से जाएं आपका, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सही हो जाएगा। फिर है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखो यहाँ पे जो मगध का पहला जो वंश था वो क्या था आपका, हर्यक वंश। कौन सा, हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन हुआ, बिंबिसार। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने क्या कर दिया, मार डाला और शासक बन गया। अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार डाला और शासक बन गया। इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, कि मतलब अपने पिता को मार करके ही गद्दी में बैठेंगे। इस कारण इस वंश को क्या कहते हैं, पितृहंता वंश। तो क्या याद रखना है आपको, पितृहंता वंश किसको कहते हैं, हर्यक वंश को कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या था आपका, किस शासक ने अपने पिता को मार करके गद्दी बैठा, और वही असर बाद में उसका भी हुआ, वो कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मारा। फिर है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है महाजनपद और राजधानी के बीच में, कि कुरु किसकी राजधानी थी आपकी, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। कुरु
किसकी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु मतलब, इंद्रप्रस्थ मतलब आपका जो दिल्ली और आसपास का जो क्षेत्र है वो वाला पूरा रीजन। ठीक है, जो कि महाभारत में वर्णित है। तो कुरु की राजधानी क्या हो गई? इंद्रप्रस्थ हो गई। अगला है आपका पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी आपकी? अहिच्छात्र। क्या थी? अहिच्छात्र। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे कौशल। तो कौशल की राजधानी आपको पता है क्या थी? साकेत, अयोध्या वाली। ठीक है, फिर आता है वत्स। तो वत्स की राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी। तो इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इस बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। बौद्ध ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय, जिसमें क्या है? वर्णन मिलता है। और जैन ग्रंथ क्या है? भगवती सूत्र, जिसमें वर्णन मिलता है इनका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं रहा है आपका? कौशाम्बी। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये तो राजधानी रही है। ठीक है, कौशाम्बी कभी राजधानी नहीं रहा। कौशाम्बी स्वयं में क्या था? एक महाजनपद था। तो ये क्या था पूरा आपका महाजनपद काल से हमने पूरे प्रश्न लगाए, जिसमें अभी आज 56 प्रश्नों को कवर किया गया है। तो अब आज की इस वीडियो को आप कहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।